नमस्कार दोस्तों। मैं राम कुमार और आप देख रहे हैं यूपीएससी सीएसई हिंदी विद राम कुमार। आज हम भारतीय संविधान के भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करेंगे। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहलाते हैं। बात करेंगे हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है। ये ऐसे सिद्धांत हैं जो राज्य को बताते हैं कि शासन कैसे चलाया जाएगा, और ये न्यायालय में लागू नहीं है, लेकिन ये देश के शासन की आत्मा माने जाते हैं। इनके स्रोत की बात करें भारतीय संविधान भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक है। इसे कहा जाता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इनकी बात करें, हमने बताया ये क्या है। तो ये ऐसे सिद्धांत हैं जो राज्य को बताते हैं कि शासन कैसे चलाया जाए, और ये न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, यानी जो है ये नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन ये देश की शासन की आत्मा का माने जाते हैं। बात करें इनके स्रोत की, सोर्स क्या है। सोर्स की बात करें कि सोर्स जो है ये बीपीएसपी का विचार, इसका विचार जो है आयरलैंड के संविधान से लिया जाता है। कहां से? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड के संविधान से इसका विचार लिया गया, और भारतीय संविधान में इसे भारतीय संदर्भ में इसे संविधान में शामिल किया गया। अब प्रसिद्ध विद्वान एक हमारे साइंटिस्ट यानी विद्वान थे, कौन थी? ये थी ग्रैनविल ऑस्टिन। कौन? ग्रैनविल ऑस्टिन। ग्रैनविल ऑस्टिन जो थे ये हमारे एक प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने कहा कि फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार
और डीपीएसपी मिलकर जो है संविधान की कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी, ये दोनों क्या है? ये दोनों जो है कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। संविधान सभा में इसे आगे बढ़ाने में भीमराव अंबेडकर जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संविधान सभा में किसने? बी.आर. अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई। संविधान सभा में आगे बढ़ाने में किसकी भूमिका थी? भीमराव अंबेडकर जी की भूमिका थी। अब बात करें हम अनुच्छेद 36 अनुच्छेद 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 क्या कहता है? ये कहता है कि भाग 4 यानी डीपीएसपी में राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो भाग 3 के फंडामेंटल राइट में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दिया गया है। यानी डीपीएसपी में राज्य की परिभाषा अलग नहीं है, यह सीधे अनुच्छेद 12 को संदर्भित करता है। तो इसमें बात की गई है राज्य की परिभाषा की। और राज्य की परिभाषा कैसी होगी? जैसी अनुच्छेद 12 में यानी फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 में है। तो उसमें अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया? राज्य जो है, राज्य में क्या क्या आता है? राज्य संसद, राज्य विधानसभाएं, राज्य विधानमंडल, नगर निगम, पंचायत, वैधानिक निकाय तथा सरकारी नियंत्रण वाले निकाय, ये सब आते हैं राज्य में। तो राज्य की परिभाषा क्या होती है? संसद, राज्य विधानसभाएं, नगर निगम, नगर पंचायत या पंचायत, वैधानिक निकाय और सरकारी नियंत्रण वाले निकाय। इसी का अनुच्छेद 36 से रिलेटेड एक केस होता है और केस था राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी
राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। तो ये केस कब होता है? तो ये केस हुआ था 1967 में, यानी 1967 में। इस केस में एक राजस्थान विद्युत बोर्ड का एक कर्मचारी था मोहनलाल, और मोहनलाल ने जो है केस किया था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उसमें कोर्ट ने निर्णय दिया कि वैधानिक निकाय भी राज्य हो सकते हैं। तो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड क्या बना? राज्य। वैधानिक निकाय क्या होगा? राज्य। किसने कहा? ये सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि वैधानिक निकाय जो है राज्य होगा। और ये जो है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है वो विधि के द्वारा स्थापित है, यानी कि एक वैधानिक निकाय है। तो ये क्या होगा? राज्य होगा। ऐसा ही अगला केस इसमें आया था, अजय हजिया वर्सेस खालिद मुजीब, जो कि 1981 में हुआ था। और इसमें क्या कहा गया था? यदि कोई संस्था सरकार के नियंत्रण में है तो वह राज्य मानी जा सकती है। अच्छा, अनुच्छेद 36 की आवश्यकता क्यों पड़ती है? अनुच्छेद 36 की आवश्यकता क्यों पड़ी? भाग 4 में राज्य की परिभाषा स्पष्ट रहे। क्यों पड़ी? क्योंकि जो संविधान का भाग 4 है, इसमें क्या हो? राज्य की परिभाषा स्पष्ट रहे। और क्या है? कोई भ्रम ना हो। कोई भ्रम ना हो। और डीपीएसपी लागू करने वाली संस्थाएं स्पष्ट। क्या? बीपीएसपी स्पष्ट हो। अगला है अनुच्छेद 37, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 37 में कहा गया है कि डीपीएसपी जो है लागू होने चाहिए।
यानी डीपीएसपी लागू होंगे। कहाँ लागू होंगे? डीपीएसपी लागू होना यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उनको लागू होना। कहाँ कहाँ लागू होंगे? तो डीपीएसपी जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे। न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे, लेकिन ये देश के शासन के लिए मौलिक हैं। क्या हैं? लेकिन देश के शासन के लिए ये देश के शासन के लिए लागू है और राज्य का कर्तव्य है कि इन्हें लागू करे। कौन? इन्हें लागू करे। It shall be the duty of the state to apply their principles in making law। इसका उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद 37 का उद्देश्य क्या है? एक कल्याणकारी राज्य बनाना। क्या? एक कल्याणकारी राज्य बनाना। A welfare state, making a welfare state। कल्याणकारी राज्य में क्या होता है? सामाजिक न्याय। अगला क्या है? आर्थिक समानता। आर्थिक समानता और क्या है? और है कमजोर वर्गों का संरक्षण। कमजोर वर्गों का संरक्षण। तो ये हो गया अनुच्छेद 37। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं डीपीएसपी का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। डीपीएसपी का वर्गीकरण 3 आधारों पर किया जाता है: समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदार बौद्धिक सिद्धांत। तो हम बात करेंगे इसमें समाजवादी सिद्धांत की। समाजवादी सिद्धांत। समाजवादी सिद्धांत का उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना है।
इसके उद्देश्य की बात करें तो क्या है? सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करना। इसमें आते हैं अनुच्छेद 38, आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में क्या है? सामाजिक व्यवस्था में न्याय। सामाजिक व्यवस्था में न्याय। इसके बाद दूसरा है आर्टिकल 39, और आर्टिकल 39 में क्या दिया गया है? समान वेतन, संसाधनों का समान वितरण। और संसाधनों का समान वितरण। समान वेतन और संसाधनों का समान वितरण। अगला है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A में क्या दिया गया है? निःशुल्क विधिक सहायता यानी लीगल एड। लीगल एड। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 41। 39A जो है संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अगला है अनुच्छेद 41 यानी आर्टिकल 41। ये क्या कहता है? तो ये कहता है कि काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार। इसमें क्या दिया गया है? काम, शिक्षा, सहायता का अधिकार। अगला है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? मानवीय कार्यदशाएं अनुच्छेद 42 में दी गई हैं। मानवीय कार्यदशाएं। अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 में जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन योग्य वेतन। यानी जीवन का पालन पोषण हो सके, उस योग्य वेतन मिलना चाहिए। अगला है 47। आर्टिकल 47
अनुच्छेद 47 इसमें कहा गया है कि पोषण का स्तर जो है, पोषण का स्तर बढ़ाने की बात करी गई है इसमें। पोषण का स्तर बढ़ाना। अगला सिद्धांत आता है गांधीवादी सिद्धांत। अगला सिद्धांत है गांधीवादी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत क्या है? गांधीवादी सिद्धांत। इसका उद्देश्य है कि महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज विचार को लागू करना। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज विचार, महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज विचार को लागू करना। ये इसका उद्देश्य है। इसमें आता है, इसमें आते हैं कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद 40 आता है। अनुच्छेद 40 जो है पंचायतों की बात करता है, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का संगठन की बात करता है। अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 43 43। अनुच्छेद 43 क्या कहता है? ये जो है कुटीर उद्योग की बात करता है। अनुच्छेद 43 जो है कुटीर उद्योग की बात करता है। फिर आता है अनुच्छेद 46 SC ST के कल्याण की बात करता है। आर्टिकल 46 SC और ST इनके कल्याण की बात करता है। और अगला है आर्टिकल 48। ये बात करता है गौ संरक्षण की। अनुच्छेद 48 गौ संरक्षण की बात करता है। अगला सिद्धांत है उदार बौद्धिक सिद्धांत। अगला सिद्धांत है उदार बौद्धिक सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है उदार बौद्धिक सिद्धांत। इसमें अनुच्छेद 44 आता है, आर्टिकल 44 जो कि यूजीसी से रिलेटेड है। यूसीसी क्या है? यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता।
समान नागरिक संहिता। अगला है अनुच्छेद 45, आर्टिकल 45 यानी अनुच्छेद 45। ये बात करता है प्रारंभिक शिक्षा की। प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A, इसमें पर्यावरण संरक्षण की बात करी गई है। किसकी? पर्यावरण संरक्षण यानी इन्वायरमेंट की बात कही गई है। अगला है आर्टिकल 50 यानी कि आर्टिकल 50, अनुच्छेद 50। और इसमें क्या बात करी गई है? तो इसमें कहा गया है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण होगा। न्यायपालिका और क्या है? न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। और अगला है अनुच्छेद 51 जो कि अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। आर्टिकल 51 ये किसकी बात करता है? अंतरराष्ट्रीय शांति। ये अंतरराष्ट्रीय शांति की बात करता है। अब बात करेंगे हम डीपीएसपी बनाम फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी जो फंडामेंटल राइट हुए उनकी लागू होने की क्षमता क्या है? तो वो न्यायालय में लागू हो सकते हैं, लेकिन डीपीएसपी के न्यायालय में लागू होने की क्षमता नहीं है। ये जो है न्यायालय में लागू नहीं हो सकते। अगर हम बात करें इनके दोनों की बात उद्देश्य की बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र है, लेकिन डीपीएसपी जो है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है। और प्रकृति इनकी देखी जाए तो फंडामेंटल राइट की प्रकृति जो है वो नकारात्मक है, लेकिन डीपीएसपी जो है सकारात्मक है। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण केस की बात करें तो इसमें है चंपकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य जो कि 1951 में आया कि, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां जो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये दोनों में जो है प्राथमिकता दी जाएगी, वो मौलिक अधिकारों को प्राथमिकता दी जाएगी। चंपकम दोराइजन चंपकम दोराइजन
बनाम। कहाँ का केस है ये? केरल राज्य, मद्रास का है, मद्रास। 1951 में आता है ये। और इसी के बाद में होता है पहला संविधान संशोधन, चंपकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्य। 1951। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दी जाएगी, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में, इन दोनों में से तो इसमें फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को प्राथमिकता दी जाएगी। डीपीएसपी, इन दोनों के संतुलन की बात करें तो इसमें जो है फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दी जाएगी। अगला केस है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जो कि 1973 में होता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, 1973। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का जो है आपस में संतुलन बना रहेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? फंडामेंटल राइट्स एंड इन दोनों का संतुलन। और इसी में जो है कहा गया कि संसद जो है संशोधन कर सकती है, लेकिन संसद जो है संविधान में या संसद जो है संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल संरचना नष्ट नहीं कर सकती। क्या संसद जो है संविधान तो कर सकती है, लेकिन संविधान की जो है संविधान में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान की मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को जो है छोड़कर बाकी किसी भी चीज में संशोधन कर सकती है। अगला केस है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, जो कि 1980 में हुआ। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी दोनों संविधान की मूल संरचना का हिस्सा हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। 1980 में होता है। और इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है, फंडामेंटल राइट व डीपीएसपी
दोनों, ये दोनों क्या हैं? तो संविधान की मूल संरचना है। केशवानंद भारती केस में क्या कहा गया कि मूल संरचना में जो है संविधान नहीं हो सकता, संशोधन नहीं हो सकता। और ये फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये क्या है? कि ये जो है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में कहा गया कि ये दोनों जो है ये संविधान की मूल संरचना है, इसलिए स्पष्ट होता है कि इसमें कोई संशोधन नहीं हो सकता। अब बात करें तो इसमें जो है संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन होता है क्या? 42वां संशोधन हुआ। और ये कब हुआ? तो ये हुआ 1976 में। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। और इसमें क्या कहा गया, क्या क्या जोड़ा गया? जिसमें जोड़ा गया था अनुच्छेद 39A, दूसरा है अनुच्छेद 43A, और तीसरा है अनुच्छेद 48A। ये तीनों जो है इसमें जोड़ा गया। इन तीनों को जोड़ा गया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भारत को कल्याणकारी राज्य, सामाजिक न्याय और आर्थिक असमानता की ओर ले जाते हैं। और मौलिक अधिकार जो है, जैसे अगर मौलिक अधिकार जो है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, तो डीपीएसपी जो है सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी है। तो दोस्तों आज हमने बात की भारतीय संविधान का भाग 4 यानी डीपीएसपी की। और अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।